नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। विजन मैगजीन का हमारा जो जुलाई मंथ का डिस्कशन चल रहा था, उसमें आज हम जो हमारा इकोनॉमी का सेक्शन हमने शुरू किया था, आज हम उसमें भारतीय रुपये में गिरावट यानी कि इंडियन रुपी डेप्रिसिएशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे और जितने भी टॉपिक हैं इकोनॉमी में उन सबको धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो भारतीय रुपया है उसमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में क्यों बना हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे हाल ही में आरबीआई ने ऋण बाजार में विदेशी निवेश वाणिज्यिक उधारी यानी कि एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एनआरआई जमात से संबंधित मानदंडों में ढील दी है। यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है और जो एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग होती है, जैसे बाहर से कुछ पैसा उधार लेकर आते हैं, और एनआरआई जो नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया होते हैं, यानी कि जैसे हमारे यहाँ के लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं, अमेरिका में काम कर रहे हैं या कहीं पर काम कर रहे हैं, वहीं पर रह रहे हैं, तो उनको क्या बोल देते हैं, हम एनआरआई बोल देते हैं। तो जो पैसा आसानी से भारत में जमा कर सके उनसे संबंधित कुछ नियमों में ढील दी है सरकार ने। और इसका टारगेट क्या है? इसका टारगेट ये है कि क्योंकि वर्तमान समय हमारे जो रुपया है वो अब तक के इतिहास में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, इसलिए चिंता का विषय माना जा रहा है। क्योंकि $1 लगभग 80 रुपये के बराबर पहुंच गया है, तो एक चिंता का विषय है। इसलिए आरबीआई क्या कोशिश कर रही है कि विदेशी मुद्रा का इनफ्लो हमारे देश में बढ़ना चाहिए, यानी कि बाहर से पैसा है जो डॉलर है वो हमारे देश में आना चाहिए। इससे क्या होगा, जैसा कि आपको पता होगा, सिंपल एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं कि जैसे कोई चीज़ की कमी होती है तो उसकी कीमत अपने आप बढ़ जाती है। जैसे मार्केट में आप प्याज ले लीजिए, जब प्याज की सप्लाई कम हो जाती है तो डिमांड उसकी अपने आप बढ़ जाती है और उसके पैसे क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती है। यानी कि प्याज तो खाएंगे ही ना लोग, तो पैसे क्या हो जाएंगे, उसके हाई हो जाएंगे, यानी कि डिमांड उसकी ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन जब प्याज की अधिकता होती है, प्याज जब ज़्यादा आ जाएगी बाजार में, तो उस समय प्याज क्या हो जाती है, बिल्कुल सस्ती हो जाती है। तो ऐसे ही रुपये और डॉलर का होता है। जब हमारे मार्केट में डॉलर ज़्यादा आ जाएगा तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन जब डॉलर की कमी चल रही होगी, हमारे देश में डॉलर कम रहेगा हमारे आरबीआई के पास, तो डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यही रीज़न है, इसलिए सरकार क्या कर रही है, आरबीआई क्या कर रही है कि जो बाहर का जो निवेश है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे इसी टॉपिक के बारे में हमने डिस्कस किया है और वहाँ पे रुपये की गिरावट के कारणों के बारे में बताया है और ये भी बताया गया है कैसे कैसे रुपये की गिरावट में सुधार होगा, कैसे कैसे हम भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित और अच्छे से बेहतर तरीके से रिकवर कर सकते हैं। क्योंकि कोविड-19 के बाद सभी अर्थव्यवस्था क्या हो रहा है, उनमें लड़खड़ा रही हैं, यानी सभी अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट देखने को मिल रही है। तो यहाँ बताया गया है भारतीय रुपया पिछले 4 वर्षों में सबसे अधिक गिरावट का सामना कर रहा है, यानी कि लास्ट 4 ईयर्स में सबसे अधिक गिरावट का सामना कर रहा है। इसके लिए अग्रलिखित कारण उत्तरदायी हैं, यानी कि इसके लिए कारण बताए हैं कुछ, जहाँ पर जैसे खाद्य और ईंधन की ऊंची कीमत है, यानी कि जो फूड होता है और फ्यूल होता है उसके प्राइस है इस समय क्या चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हायर लेवल पर चल रहे हैं। क्योंकि ईंधन की कमी हो गई है, ईंधन जो कच्चा तेल होता है उसकी कमी क्यों मिल रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिस वजह से ये जो क्रूड ऑयल का मेजर एक्सपोर्टर है रूस, उसके यहाँ वो तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है इतने अच्छे तरीके से। तो ईंधन की कीमत क्या हो चुकी है, पूरे विश्व में बढ़ चुकी है। दूसरा फिर बताइए जा रही खाद्य, क्योंकि यूक्रेन को बास्केट ऑफ ग्रेन यानी कि जो खाद्यान्न कटोरा बोला जाता था यूक्रेन को, वहाँ पर युद्ध चल रहा है, तो वहाँ का जो खाद्यान्न है वो वैश्विक लेवल पर पहुँच नहीं पा रहा है। इस वजह से फूड के प्राइस भी है वो बढ़ चुके हैं, वो भी एक हायर लेवल पर पहुँच चुके हैं। फूड और फ्यूल यानी कि ईंधन की कीमत तो बढ़ी चुकी है और फूड की कीमतें भी बढ़ चुकी हैं। दूसरा कारण क्या बताया जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मंदी संबंधी जोखिम की स्थिति, यानी कि जो यूएसए है उसमें क्या चल रही है, इस समय रिसेशन चल रहा है, रिसेशन के चांसेस बने हुए हैं। और अत्यधिक मात्रा में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, यानी कि जो विदेशी लोग हमारे देश में कुछ समय के लिए निवेश करते हैं, फॉरेनर्स, तो उसके वो पैसा क्या कर रहे हैं, वो निकाल के ले जा रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही है, इसलिए हमें भारत में निवेश अपना पैसा है वो फंसा कर नहीं रखना चाहिए। क्योंकि वो कहाँ लगाएंगे अपने पैसे को वहाँ लगाएंगे उनको जहाँ से ज़्यादा रिटर्न मिले। और फिर तीसरा कारण बताया जा रहा है हायर इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई भी क्या देखने को मिल रही है, हमारे यहाँ महंगाई भी एक उच्च लेवल पर देखने को मिल रही है। तो वो भी कारण बताई जा रही है कि फूड और फ्यूल के जो प्राइस हैं वो बढ़ चुके हैं। अमेरिका में जो मंदी की स्थिति है वो देखने को मिल रही है और जो महंगाई है वो भी एक हायर लेवल पर पहुंच चुकी है। इस वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो रुपया है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो ये कारण यहाँ पे बताए गए हैं।
जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है डाटा के जरिए, जुलाई 2022 में रुपये का मूल्य प्रति डॉलर 80 रुपये पर पहुँच गया था। यह रुपये के मूल्य में ऐतिहासिक गिरावट है। यह वर्ष 2022 की शुरुआत के बाद से अब तक रुपये के मूल्य में 7% से अधिक की गिरावट है। यानी कि जनवरी में रुपया थोड़ा कम गिरा था, लेकिन अब उससे 7% ज़्यादा गिर चुका है। जुलाई 2022 में लगभग 80 रुपये प्रति डॉलर के हिसाब से पहुंच गया है। वर्तमान गिरावट वर्ष 2008 की मंदी के दौरान हुई 20% से अधिक की गिरावट है। यानी कि 2008 में पूरे विश्व में मंदी आई थी, उस समय रुपये और डॉलर की जो वैल्यू थी, रुपये की वैल्यू थी, वो डॉलर के मुकाबले बहुत कम हो गई थी। तो इस समय जो वैल्यू कम हुई है वो उस समय के 2008 के मुकाबले लगभग 20% ज़्यादा कम हो गई है। और 2013 के टेम्पर ट्रैटम, यानी कि टेम्पर ट्रैटम क्या होता है, यहाँ पे जैसे बताया गया टेम्पर ट्रैटम के बारे में। टेम्पर ट्रैटम ये कहते हैं उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में विनिमय दर अस्थिरता, यानी कि जो एक्सचेंज रेट होता है वो क्या है, इस समय उभरती जो अर्थव्यवस्था उनमें स्टेबल नहीं है। जो एक्सचेंज रेट होता है, जैसे रुपये से डॉलर में चेंज करना, डॉलर से यूरो में चेंज करना, उसकी क्या है, उसकी भी डमाडोल स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो उस समय गिरावट हुई थी ट्रैपर ट्रैगम का जो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, उसके कारण उसके से ज़्यादा भी लगभग 11% की अधिक गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। दरअसल यूरो और ब्रिटिश पाउंड जैसी मजबूत मुद्राओं सहित अन्य मुद्राएं प्रभावित हुई हैं। यानी कि ऐसा नहीं है केवल भारत की मुद्राएं प्रभावित हो रही है, जो यूरो और पाउंड की जो अन्य करेंसी हैं वो भी बहुत मजबूत मानी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है, उनकी भी मुद्राएं प्रभावित हो रही हैं। उदाहरण के लिए 20 साल में पहली बार यूरो डॉलर की विनिमय दर जुलाई 2022 में बराबर हो गई। यानी 20 साल में पहली बार हुआ है जो यूरो है यूरोपियन यूनियन का, उसकी जो वैल्यू है अमेरिकी डॉलर के बराबर हो गई। तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू वो भी क्या हो रही है, कम देखने को मिल रही है। जैसे यहाँ पे बताया गया कि एक्सचेंज रेट को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। एक्सचेंज रेट जैसे कितने रुपए में एक डॉलर से मतलब रुपये से बदला जाएगा, ऐसे यूरो कितने में बदला जाएगा, पाउंड कितने में बदला जाएगा, उसे क्या कह देते हैं, एक्सचेंज रेट। यानी कि दूसरे देश की मुद्रा को किसी अन्य देश में बदलना। तो उसको प्रभावित करने वाले कारण यहाँ पे बताए गए हैं। ब्याज दर, उदाहरण के लिए उच्च ब्याज दर विदेशी निवेशकों को आकर्षित कर सकती है। यानी एक्सचेंज रेट प्रभावित कैसे होता है, अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, जैसे कि आप समझिए अगर किसी बैंक अपना ब्याज बढ़ा दे जमा पूंजी पर, जो हमारा सेविंग अकाउंट होता है या एफडी होता है हमारा, उस पर बैंक क्या कर दे, ज़्यादा ब्याज देने लग जाए, तो जो निवेशक हैं बैंक में जमा करने वाले, उनकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी, उनकी संख्या और ज़्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। तो उससे क्या होगा, वहाँ पर निवेश बढ़ेगा। ऐसी ही अर्थव्यवस्था है। अगर यहाँ पे ब्याज ज़्यादा मिलने लग जाए लोगों को निवेश करने पर, तो यहाँ पर भी पैसा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश में पैसा आएगा। तो हमारे जो एक्सचेंज रेट है वो इससे प्रभावित होती है, ब्याज दर से। फिर है महंगाई दर। उदाहरण के लिए उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति विदेशी निवेशकों की रुचि को कम करती है। यानी कि जब हायर इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा तो जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो कम रुचि लेने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हायर इन्फ्लेशन रहेगा, कोई टारगेट फिक्स नहीं रहेगा, तो देश की स्थिति क्या हो जाएगी, कि यहाँ पे तो महंगाई बहुत बढ़ रही है, लोगों का इंटरेस्ट यानी कि उत्साह है वो कम होता जाएगा। राजनीतिक स्थिरता होना भी जरूरी है। यह निवेशकों को बीच सुरक्षा की भावना को बढ़ाता है। यानी कि जब राजनीतिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, सरकार आ रही है, सरकार जा रही है, और जो और पॉलिटिकल कंसर्न है वो ही जब स्टेबिलिटी नहीं हो पाएगी देश की सरकार की, तो निवेशक भी क्या सोचेंगे, ये अपनी सरकार ही नहीं संभाल पा रही है, हमारे निवेश को कैसे ग्रोथ कराएंगे। तो ये भी एक कारण बताया जा रहा है। और फॉरेन ऋण, यानी जो सरकारी ऋण होता है, क्योंकि उच्च ऋण अंशतः राजकोषीय समेकन की ओर ले जाता है। यानी कि जब किसी सरकार पर ज़्यादा कर्ज होगा तो उस सरकार में कौन निवेश करना चाहेगा। जैसे आपके पास एक लिमिट से ज़्यादा कर्जा है कई लोगों का, तो कौन आपको पैसा देना चाहेगा, आपकी वैल्यू भी तो कम हो जाएगी। ऐसे ही यह बताया जा रहा है, जिस गवर्नमेंट के पास ज़्यादा मतलब ऋण होगा, कर्जा होगा, उसका एक्सचेंज रेट क्या अपने आप ही प्रभावित हो जाएगा। निर्यात आयात, क्योंकि अधिक निर्यात से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है और कम निर्यात से मुद्रा की मांग घटती है। यानी कि जब हम अधिक ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, हमारे यहाँ से जो वैल्यू है, कोई डॉलर क्या सोचेगा कि यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट ज़्यादा करने के लिए वहाँ से ख़रीदिए, तो हमारी वैल्यू है उसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हम डॉलर लेके आएंगे। लेकिन जब निर्यात कम करेंगे तो मुद्रा की मांग घटती है। जब निर्यात करने से मुद्रा की मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अटकलबाजी, भविष्य में मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को संबंध से निवेशकों द्वारा अटकलबाजी से ही विनिमय दर प्रभावित होती है। यानी कि आंकड़े लगाना कि इस बार ऐसे होगा,
इस बार ऐसा होगा, शेयर मार्केट ऐसा होगा, आंकड़ेबाजी करना। फिर आर्थिक माहौल, मंदी जैसी घटनाएं विदेशी निवेशकों की रुचि को कम करती है, यानी कि रिसेशन चल रहा होगा तब भी जो विदेशी निवेशक हैं वो क्या होंगे, प्रभावित होंगे। ये सोचेंगे ये स्वस्थ पड़ी है अर्थव्यवस्था, यहाँ पे कौन निवेश करना चाहेगा, कोई किसी का कुछ मन ही नहीं कर रहा खरीदने का, कोई किसी का काम ही करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मंदी चल रही है अर्थव्यवस्था में। अन्य महत्वपूर्ण कारण कौन से हैं, उच्च स्थिरता की स्थिति से मुद्रा की मांग बढ़ जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, हायर स्टेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब जैसे कोई आप पर पैसा निवेश करेगा, आपको पैसा कब देगा, जब आपकी जुबान पक्की हो, आप वायदे के पक्के हो और स्थिर हो, यानी कि पैसे भी हैं आपके पास, वो सब चीज़ें आपके पास देखने को मिले, तभी तो आपके यहाँ कोई निवेश करना चाहेगा। ऐसे ही यहाँ पर होता है। और जैसे एक्सचेंज रेट है उसको प्रभावित करने वाले अन्य कारक क्या हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। यानी कि जो एक्सचेंज रेट का आशा है एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में बदलने से है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। यानी एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी में बदलना क्या कहलाता है, विनिमय दर, और अंग्रेजी में कहते हैं उसे एक्सचेंज रेट। जिस दर पर दो मुद्राओं की अदला बदली होती है उसे विनिमय दर कहते हैं। यानी कि एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि जैसे 75 रुपये में जो डॉलर है, $1 है वो 75 रुपये के बराबर होगा, यानी कि तब बदला जाएगा। तो ये क्या हो गई, विनिमय दर हो गई, किसी एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा से बदलना, और एक रेट फिक्स कर दिया था उसे क्या कह देते हैं, विनिमय दर कह देते हैं। कहीं कहीं पर विनिमय दर स्थिर होती है, इसे केंद्रीय बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है। अधिकांश देशों में विनिमय दर अस्थायी होती है, यह मांग और आपूर्ति के द्वारा अपने आप निर्धारित होती है। यानी कहीं कहीं पर जो विनिमय दर है वो क्या होती है, स्टेबल होती है, एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है, और उसी पर ही कितनी भी महंगाई बढ़ जाए, कितनी भी मंदी आ जाए, लेकिन वो रेट किस पे चेंज होंगे, उसी डॉलर या उसी करेंसी के रेट पर वो चेंज होंगे। लेकिन एक होती है फ्लोटिंग, अस्थायी, यानी डिमांड और सप्लाई जैसे जैसे बढ़ती रहेगी तो उसकी जो रेट है वो क्या हो जाएगी, वो भी अस्थायी है, फ्लोट कर जाएगी, यानी को चेंज देखने को मिलेगा उसमें। अस्थायी, फ्लोटिंग, लचीली विनिमय दर अलग अलग कारकों के आधार पर विदेशी मुद्रा बाजार या विदेशी मुद्रा द्वारा निर्धारित होती है। भारत में पहले स्थिर विनिमय दर व्यवस्था थी, यह व्यवस्था प्रचलित ब्रिटेन वुड्स के अनुरूप थी। हालांकि 1993 मुद्रा बाजार में विनिमय दर का प्रबंधन बाजार द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में भारत में अब अस्थायी, फ्लोटिंग, लचीली विनिमय दर व्यवस्था विद्यमान है। इसके चलते आरबीआई और केंद्र सरकार का भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में केवल सीमित हस्तक्षेप रह गया है। यानी कि अब हमारे यहाँ क्या देखने को मिल रही है, जो फ्लोटिंग, अस्थायी, लचीली विनिमय दर है वो देखने को मिल रही है। हाल ही में भारतीय रुपये में गिरावट के निम्नलिखित कारण है। यानी कि अब जो वर्तमान समय जुलाई में 2022 में जो रुपये की गिरावट देखने को मिली है उसका प्रमुख कारण क्या बताया जा रहा है, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि रूस और यूक्रेन के बीच में टेंशन चल रही है। तो जो अनाज है, खाद्य भंडार है, उसका सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है, रूस है, यूक्रेन है। लेकिन जो कच्चा तेल की आपूर्ति है वो कौन करता है, रशिया कराता है। लेकिन दोनों किस में व्यस्त हैं, युद्ध में व्यस्त हैं, इसलिए विश्व में महंगाई देखने को मिल रही है, क्योंकि कच्चा तेल नहीं मिलेगा तो डीजल और पेट्रोल के दाम क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और अगर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो फूड के प्राइस भी अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो यातायात का जो टैक्स लगता है एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने वस्तु में, वो भी देखने को मिलेगा। इसके कारण भारत के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है, क्योंकि भारत अपनी कच्चे तेल की मांग का लगभग 85% आयात से पूरा करता है। यानी कि जो भारत का व्यापारिक घाटा है, व्यापारिक घाटे में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि भारत क्या है, इम्पोर्ट इकोनॉमी है। यानी कि ज़्यादातर जो कच्चा तेल है वो कहाँ से इम्पोर्ट करता है, अन्य देशों से इम्पोर्ट करता है। तो जो 85% हमारा जो फ्यूल की जो कैपेसिटी है वो कहाँ से पूरी हो रही है, अन्य देशों से खरीद कर पूरी हो रही है। तो इसलिए भारत के लिए चिंता का विषय है। कई देशों ने अपनी मौद्रिक नीति में सख्ती की है। वर्तमान समय में यूएसए ने 1980 के दशक के बाद से हायर इन्फ्लेशन इसे नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने मौद्रिक नीति को सख्त किया है। यानी कि उसने क्या किया है, अपनी जो मौद्रिक नीति होती है उसको क्या किया है, सख्त किया है। यानी कि वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उन सबको कंट्रोल करने की कोशिश की यूएसए ने। तो ये भी एक कारण माना जा रहा है। भारत में काफ़ी समय से पूंजी बहिर्वाह यानी कैपिटल आउटफ्लो की स्थिति बनी हुई है। यानी कि भारत में बहुत समय से, जब से कोविड आया तब से भी हमारे यहाँ से विदेशी मुद्रा क्या हो रहा है, बहिर्गमन हो रहा है, यानी कि आउटफ्लो हो रहा है, जिस वजह से भी हमारे यहाँ पे जो डॉलर की जो
सप्लाई है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, यानी कि डॉलर की मात्रा है वो कम देखने को मिल रही है। इस वजह से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ रही है और रुपये की वैल्यू में क्या हो रही है, कमी हो रही है। फिर यहाँ में बताया गया है जुलाई के मध्य तक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने यानी फॉरेन पोर्टफोलियो एफपीआई ने भारतीय इक्विटी और ऋण बाजार से लगभग 29.6 अरब डॉलर निकाल लिया। यानी कि तब तक जुलाई तक 29.6 अरब डॉलर निकाल लिया गया था। इसमें भारतीय रुपये की आपूर्ति में वृद्धि हुई है, फलत अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ी है। यानी कि 29.6 अरब डॉलर निकल गया तो अपने आप ही डॉलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो इंडियन रुपये है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुछ घरेलू कारक भी बताए जा रहे हैं, जैसे हायर इन्फ्लेशन यानी कि उच्च मुद्रास्फीति, बाजार जो व्यापार घाटे में वृद्धि तथा बढ़ता चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बढ़ता जा रहा है। और जो घरेलू कारक जैसे हायर इन्फ्लेशन भी है उसकी वजह से डॉलर और रुपये की वैल्यू में क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा विनिमय दर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ में बताया गया है कि रुपये में गिरावट के क्या प्रभाव होंगे। उच्च विनिमय दर में भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिस्पर्धात्मक बेहतर होती है, इसमें निर्यात में लाभप्रदता को बढ़ावा मिलता है, लेकिन उच्च विनिमय दर के कुछ महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। जैसे भारत एक आयातक देश है, इसलिए इसमें चालू खाता घाटा और भुगतान संतुलन में वृद्धि हुई है। इससे विदेशी खरीदे गए कच्चे माल उपकरण आदि को लागत में वृद्धि होगी। यानी कि भारत क्या ज़्यादातर वस्तु आयात करता है, तो इसलिए हमें क्या होता है, इससे घाटा होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर पे करने पड़ेंगे, लेकिन डॉलर हमारे पास रहेंगे नहीं, डॉलर की ज़्यादा कीमत हमें चुकानी पड़ेगी, तो इसलिए हमारे लिए घाटा है। और इसमें विदेशों से खरीदे कच्चे माल यानी जो भी चीज़ें हम विदेशों से खरीद कर मंगाएंगे, डॉलर से खरीदेंगे, तो भारत के लिए ये ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है। जैसे कोयला मंगाते हैं, कच्चा तेल मंगाते हैं, खाद्य तेल आदि भी इसके किसके द्वारा मंगाए जाते हैं, वो बाहर से मंगाए जाते हैं। इस वजह से भी हायर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। फिर यहाँ में बताया गया है कि आरबीआई द्वारा इस हायर इन्फ्लेशन को रुपये और डॉलर की वैल्यू के बीच जो ज़्यादातर अंतर देखने को मिल रहा है, उसके लिए आरबीआई ने क्या कदम उठाए हैं, सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। जैसे 2022 में 46 अरब डॉलर के स्वर्ण का आयात किया गया है, यानी कि भारत ने स्थिति को सुधारने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए। जैसे भारत जो गोल्ड है उसका दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश बन गया है, इसलिए सरकार ने क्या किया है, जो सोना, क्योंकि हम बाहर से कोई भी चीज़ खरीद कर मंगाएंगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा डॉलर पे करने होंगे, और डॉलर हमारे पास है नहीं, डॉलरों की कमी होती जा रही है। इस वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था मतलब जो रुपये और डॉलर की कीमत में ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। तो भारत ने क्या किया है, जो गोल्ड इम्पोर्ट कर रहे थे हम, उस पर जो ड्यूटी है, सीमा शुल्क है, वो बढ़ाकर कितना कर दिया, 11.25 से बढ़ाकर लगभग 15 के करीब कर दिया है। पेट्रोल, डीजल और एवियन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर उपकर और विशेष आर्थिक उत्पाद शुल्क लगाया गया है। यानी कि जो निर्यात है, क्योंकि जब निर्यात होगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट का तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा बनाना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीद करनी होगी। आरबीआई द्वारा क्या किया गया है, विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किए गए हैं। जैसे कि आरबीआई ने क्या किया, जो फॉरेन जो मनी पॉलिसी है, फॉरेन का जो विदेशी मुद्रा मार्केट है वहाँ पे हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। जैसे और आरबीआई के द्वारा एक और प्रयास किया गया है नॉस्ट्रो और बोस्ट्रो खाते के बारे में। ये क्या होते हैं, ये खाते ऐसे होते हैं जब किसी देश से हमें लेन देन करना होता है बाहरी देश से, तो उसी करेंसी में और अपने देश की करेंसी में हम लेन देन कर सकें। यानी कि जैसे हमें सऊदी अरब से तेल खरीदना है तो वर्तमान समय में हम क्या करते हैं, सऊदी अरब को डॉलर देते हैं तब तेल खरीद कर लाते हैं, और डॉलर के लिए हमें 80 रुपये कीमत चुकानी पड़ती है। लेकिन अब ये व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है आरबीआई कि जो देश हमारे साथ सहमत हैं, हम हमारे जैसा खाता अपने देश में खोलना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने देशी करेंसी और हमारे देशी करेंसी में व्यापार को आसानी और सुगमता से कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे कही गई है। फिर यहाँ पे कुछ वे फॉरवर्ड सॉल्यूशन बताए गए हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि जो फॉरेन मैनेजमेंट है, फॉरेन एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग है, उनके दरवाजे तो आपने खोल दिए हैं, लेकिन उनको अच्छे से मैनेज करने की ज़रूरत है, रेगुलेट करने की ज़रूरत है। तो वो सब चीज़ें वे यहाँ पे सॉल्यूशन के रूप में बताई गई हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।